हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़े में हैं। बाज़ार नहीं चल रहा है फिर भी कोई टेंशन नहीं है। और डीवीज़ लैब का रिज़ल्ट एनालिसिस मैं आपके साथ करूं, लेकिन आज मेरा रिज़ल्ट एनालिसिस करने से पहले इसके प्राइस एक्शन के साथ कंपनी के फंडामेंटल्स को इनकॉर्पोरेट करें। मुझे लगता है वो ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। देखिएगा, डीवीज़ लैब एक सोशल मीडिया प्रमोटेड स्टॉक तो रहा ही है। दूसरी बात यह है कि इस शेयर्स को प्रमोट करने में चप्पल बाबा का भी बहुत ही महान योगदान रहा है। हालांकि वो खुद इस शेयर से शायद निकल गए हैं और मुझे हालांकि उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे खास बात यह है इस शेयर्स के बारे में कि इस शेयर्स के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली, मैं जो फंडामेंटल्स ट्रैक करता हूँ उसके अकॉर्डिंगली मैं अपनी राय आज इस शेयर्स के ऊपर रखूँगा। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। आप कोई भी पोजीशंस फ्यूचर मार्केट के अंदर, इक्विटी मार्केट के अंदर, स्टॉक स्पेसिफिकली या किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट आप डीवीज़ लैब के इस तरीके की मेरी एजुकेशनल वीडियो से लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, और मैं और मेरा चैनल उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये वीडियो एक बोल्ड वीडियो है। मेरा डिसीजन थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है इस शेयर्स के प्रति। मैं जर्नली इस तरीके के डिसीजंस के लिए नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो डिसीजन है वो एक प्योरली मैं ट्रेडिंग डिसीजंस की चर्चा जो है इस वीडियो में आपके साथ करने जा रहा हूँ। देखिएगा, जो लोग इस शेयर से वाकिफ़ हैं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही बेहतरीन हैं। कंपनी के शेयर्स प्राइस उस समय पर बढ़ते हैं जब कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं या फ्यूचर आउटलुक स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन शेयर्स के प्राइस बड़े प्लेयर्स तब पीट देते हैं जब उस कंपनी के फंडामेंटल्स वीक होने शुरू होते हैं, उसका फ्यूचर आउटलुक ख़राब होने लगता है और कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। मैं इस एनालिसिस को करने से पहले कंपनीज के फंडामेंटल्स को बखूबी चेक करने की कोशिश की है, जितना मेरा सामर्थ्य था वो उसके अनुरूप। इसके अलावा जो कंपनी की कल की कॉन्फ्रेंस कॉल थी, उस कॉन्फ्रेंस कॉल को भी मैंने गौर से सुना। उन सब से जो निष्कर्ष निकला वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है डीवीज़ लैब या डीवीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी डिफरेंट टाइप्स के एपीआई बनाती है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो कंपनी के बेसिक जो ड्रग्स बनाती है उनमें यूज़ होता है, या वो ड्रग्स एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, पेन किलर्स हो सकती हैं, गायनों के अंदर वो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, और इसके अलावा कैंसर के अंदर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो लगभग हर सेक्टर को ये कैटर करते हैं। बेहतरीन कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, एक्सपोर्ट से बहुत अच्छी अर्निंग्स आती हैं। बहुत बढ़िया इनका काम धंधा चला था जब कोविड की सिचुएशन 2020 में राइज हुई थी। 2020-2021 इसके लिए बहुत ही बेहतरीन साल रहे थे, वो इनके शेयर्स प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हुए। अभी पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में, 2 क्वार्टर्स की स्थिति को हम देखें, मैनेजमेंट की कमेंट्री को सुने, तो उसके बाद जो मेरी राय निकल कर आती है वो आपके सामने आने वाली है। लेकिन उस राय को सुनने से पहले मैं आपको बस केवल यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरी इस शेयर्स के बारे में पिछले जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे तो मुझे रिज़ल्ट अच्छे तो नहीं लगे थे,
लेकिन शेयर्स का प्राइस तकरीबन 250-300 रुपये टूट गया था रिजल्ट वाले दिन। हमने इसके अंदर एक तेजी की पोजीशंस 3000 की पुट बेचकर बनाई थी, यानी कि 3000 की हमें ये उम्मीद थी कि 3000 का भाव नहीं तोड़ेगा। उस समय पर हमने तेजी की पोजीशंस बनाई थी। तो हो सकता है उस समय पर कुछ व्यूअर्स ने वो सुना हो तो उनके मन में ये होगा कि यार सर तो डिवीज़ लैब पे बहुत ही बुलिश है, लेकिन मैंने कहा था कि ये मेरी ट्रेडिंग पोजीशंस है, मेरी कोई फंडामेंटल कॉल नहीं थी उस समय पर भी। उसके अलावा हमने उसमें ट्रेड भी किए थे, 3100 और 3000 की दोनों पुट के अंदर हमने काम किया था। और तकरीबन मैंने ही जो है कम से कम 15-16 ट्रेड जो है पर्सनल लेवल पर अपने अकाउंट्स के अंदर लिए थे। और अभी वर्तमान में जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मेरी डिवीज़ लैब में कोई ना डायरेक्ट पोजीशंस है, ना कोई इनडायरेक्ट पोजीशंस है, ना कोई कॉल है, ना पुट है, और ना ही किसी तरीके की कोई डिलीवरी है, ना किसी तरीके का डिवीज़ लैब में आज क्या की डेट में हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है। और डिवीज़ लैब के बारे में इतनी बात करने के बाद मैं केवल एक ही बात आपके साथ करना चाहूँगा। डिवीज़ लैब के भाव आने वाले समय में मेरा अनुमान है कि डिवीज़ लैब का भाव आपको 2200 से 2500 रुपये के बीच में दिख सकता है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि ये भाव इसलिए आएंगे क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खराब हो रही है। कोई भी निवेशक ट्रेड लेता है तो ये 2884 रुपये का भाव है। ये यहाँ पर हो सकता है कि बाजार सुबह सोमवार को जब खुले तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाव दिखाएं। मैं आज जब आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो 4 फरवरी है, और 4 फरवरी को मैं आपके साथ यही बात करूँ कि अगर इन भाव पे खुलता है तो 3125 रुपये का जो भाव है, 3125 का जो भाव है, वो एक स्टॉप लॉस हो सकता है। और मुझे अगले क्वार्टरली रिजल्ट से पहले पहले इस शेयर्स का भाव 2500 रुपये और 2600 रुपये के बीच में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 2500-2600 रुपये के भाव इस शेयर्स में हो सकते हैं। वो मेरा फर्स्ट टारगेट है, और मेरा सेकंड टारगेट है, थोड़ा सा एग्रेसिव टारगेट है, वो हो सकता है अचीव हो ना हो, वो बाजार की कंडीशन पर डिपेंड करता है। दूसरा मेरा भाव है वो है 2200 से 2300 रुपये के बीच में। तो ये सब भाव क्यों मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो सबसे पहला मैं रीज़न आपको बताता हूँ कि आज जब मैं कॉन्फ्रेंस कॉल सुन रहा था तो कंपनी जो एक्सक्यूज़ दे रही थी प्रॉफिटेबिलिटी घटने के, वो मुझे हजम नहीं हुए। तो वो कॉन्फ्रेंस कॉल के जो रीजंस थे, और वो पूरा का पूरा मार्केट के अंदर मटेरियल की डिपेंडेंसी पे बात कर रहे थे। कंपनी की जो फ्यूचर आउटलुक है, या कंपनी जो सस्टेनेबल मार्जिन्स पहले मेंटेन कर रही थी, वहाँ पर मुझे कोई विश्वसनीय जवाब नहीं मिला। तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको कि भाई जो पूरा बाजार की हालत में जो दिख रहा था वो। दूसरी बात ये थी कि कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो कॉन्फिडेंट नहीं थी। ये सबका अपना ऑब्जर्वेशन है, सबकी अपनी कैलकुलेशन है। तो ये मेरा सेकंड व्यू है। और अब फंडामेंटल्स बात करते हैं। अभी भी ये शेयर्स 26 की पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, और क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस है, हालांकि स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और एक बिजनेस मॉडरेट तरीके से चलेगा। जो भी रिजल्ट ख़राब हुए हैं, मुझे लगता है कि इससे ख़राब रिजल्ट नहीं आएंगे, बट इन्हीं वैल्यूएशंस पर जो है शेयर्स ट्रेड होना चाहिए। जो भी रिजल्ट्स आए हैं, यही शायद हमें लग रहा है कि जो एक्सपेंशन है उसके हिसाब से भी थोड़ी बहुत ग्रोथ आपको मिलती रहेगी, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। इस बिज़नेस के अंदर एक सबसे खास बात क्या हुई कि जितनी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं, सब फार्मा कंपनीज अगले 1 से 2 साल में इन हाउस API प्रोड्यूस करना शुरू कर रही हैं। क्योंकि जो चाइना पे डिपेंडेंसी थी, जो हमें पिछले 2 सालों में हमने देखी, उसको धीरे धीरे करके घटाया जा रहा है। जितनी भी फार्मा की दिग्गज कंपनी है, चाहे उसमें एलेम्बिक है, जाइडस है, या हम सन फार्मा की बात करें, या जो बाकी दिग्गज कंपनीज हैं, वो सब अपने API सेगमेंट के अंदर निवेश कर रही हैं। तो API की जो कंपनीज हैं उनके ऊपर जो है मार्जिन प्रेशर आ रहा है। और ये कंपनीज भी जिस तरीके से पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं, हालांकि देखिए वो थोड़े लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती हैं, एक तरीके से कमोडिटी बिजनेस ही है। और उस समय पर अगर 25 की पी रेशो आप मानते हैं, मुझे ये भी ओवर वैल्यूड लगती है। मुझे लगता है कि इस तरीके के बिजनेस के अंदर तकरीबन 20 की पी रेशो जो है वो एक प्रीमियम वैल्यूशंस की कैटेगरी में आती है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के ये 20 की पी रेशो पे के आसपास ट्रेड करेगा। अब बात करते हैं
कि भाई ये 25 की पी रेशो भी सर आपने इसको डाउनग्रेड कर दिया। देखिएगा, मैं हमेशा आपके साथ बाय बोलूँ ये भी लाजमी नहीं है, मेरी कभी कभी सेल कॉल भी होती है, तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अंदाज नहीं है, मैं जनरली ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिकली, वैसे तो रोज़ मैं ट्रेडिंग की बात शेयर्स बाजार में जो है बैंक निफ्टी स्टॉक्स के रिलेशन में करता ही रहता हूँ। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहला रीज़न कि पिछले साल जो इस कंपनी की जो सेल थी वो 24943 करोड़ थी, जो घटकर 1707 करोड़ हो गई। 2493 करोड़ 1707 करोड़, तकरीबन आप यहाँ समझिएगा 5 और 3 8, 800 करोड़ की सेल डंप हो जाना, वो 1/3 है, लगभग 1/3 टॉप लाइन गायब। अब इसको पिछले साल से छोड़िए, पिछले क्वार्टर से देखिएगा, पिछले क्वार्टर के 1854 से भी गई। चलिए ये वैसे सीजन टू सीजन वाला बिजनेस है, लेकिन फिर भी 1/3 आपकी टॉप लाइन गई। आप वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर पाए, मार्जिन रियलाइजेशंस आपकी आएगी कहाँ से जब प्रॉफिट आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्राइस सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऐसा नहीं है कि आपका मटेरियल महंगा हुआ है, मटेरियल आपकी बिल्कुल 901 करोड़ का था, 604 करोड़ का है, 1/3 यहाँ पे भी गिरावट आई है सेल्स के साथ, कॉरस्पॉन्डिंगली ठीक है। लेकिन आपने इसमें कुछ इन्वेंट्री बताई, तो अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ी भी है और आपने ट्रेडिंग स्टॉक्स भी खरीदे, तो कोई ऐसी नहीं है कि मटेरियल की कोई मारा मारी हुई है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। एम्प्लॉइज कॉस्ट भी 244 करोड़ से 238 करोड़ से है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन 86 करोड़ से, यहाँ पर भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। खर्चा कहाँ पे आ रहा है, 319 करोड़ के खर्चे थे, इस बार 320 करोड़ के। टोटल खर्चे 1476 करोड़ से घटकर 1386, लेकिन सेल्स कहीं उससे बहुत ज़्यादा घटी है। तो जो खर्चे आपके घटे हैं वो आपके ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि जो आपकी फिक्स नेचर की जो खर्चे हैं वो जस के तस हैं, जबकि आपके बिजनेस का साइज 1/3 हो गया। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस क्वार्टर में पड़ा है, जो 1033 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 435 करोड़ रुपए हो गए हैं। तकरीबन 60% के आसपास का प्रॉफिट खत्म हो गया। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस तो है ही, लेकिन ये खराब परफॉर्मेंस इसलिए है क्योंकि इसको प्रीमियम वैल्यूशंस मिल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये शेयर खराब हो गया, आपको भाव क्या दे रहे हो उस चीज़ को। मैं ये नहीं कह रहा, अभी भी ये कंपनीज के अगर रिजल्ट, आप इसका शेयर भाव 1500 रुपये हो, मैं अभी भी इस रिजल्ट को बोलूँगा बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन शेयर का भाव कितना है, 2800 रुपये, उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं इसके प्रॉफिट पे। पिछले बार से 902 करोड़ के प्रॉफिट, जो इस बार है 306 करोड़ के प्रॉफिट, 66% प्रॉफिट गायब हो गया। यानी कि आपका ऑपरेटिंग लीवरेज डबल का है, 2 का है। यानी कि आपके जो खर्चे हैं वो तो जस के तस है, सेल 1/3 घटी, प्रॉफिट 2/3 गया। यानी कि 33% के प्रॉफिट सेल के सामने 66% का प्रॉफिट गायब हो गया आपकी बैलेंस शीट से। तो आप कहेंगे सर इसका बेनिफिट भी आ सकता है आगे चल के। हाँ बिल्कुल आ सकता है, अगर ये रिवर्स करे तो। लेकिन रिवर्स तो तब करेगा ना जब टॉप लाइन आएगी, और टॉप लाइन में चैलेंजेस मैंने बता दिए कि जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं वो बना रही हैं। एक्सपोर्ट की भी जो सेल्स है, क्योंकि ये तकरीबन 70-80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर भी जो इंडियन जो कंपनीज़ हैं वो, और जो चाइना की जो कंपनीज़ हैं वो दोबारा से वहाँ पे लाइमलाइट में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया की तरफ से डिमांड आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इंडियन कंपनीज़ खुद इन हाउस API के ऊपर काम कर रही हैं। और जो इनको बेनिफिट्स कोविड पीरियड में मिल रहा था वो अब पीरियड्स खत्म हो रहे हैं, मतलब गेंस खत्म हो रहे हैं। पिछली बार इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन था 36% का, पिछले साल के मुकाबले आप आ गए 17% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे। यानी कि सेल की जो परसेंटेज है वो 17-18% है। इस कंपनी को भाई क्यों मिलती थी 40 की पी, क्यों मिलती थी 35 की पी? क्योंकि ये कंपनी 40% का नेट प्रॉफिट मार्जिन डिलीवर करती थी। अब ये नेट प्रॉफिट मार्जिन आ गया 17.97। तो इस कंपनी की पी रेशो आप 25 के आसपास भी देंगे तो भी आप देखेंगे इसकी EPS क्या आ रही है, 11 रुपये 56 पैसे की EPS। साल भर की फॉरवर्ड अर्निंग्स लगाइए 50 रुपये, 60 लगा लीजिए आप, इस अर्निंग को लो 60 लगा लीजिए। मैं और थोड़ा सा कंजर्वेटिव ले रहा हूँ, आप पिछले क्वार्टर की EPS ले लीजिए 18 रुपये, 18 दूनी 36, और 36 को डबल करिए 72, 72 को भी और ले लीजिएगा 80 रुपये। क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री सुन के मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो ये जो भाव हैं, इन भाव के अकॉर्डिंगली मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये प्राइस, अगर हम 80 रुपये की भी EPS लें और 30 की भी पी रेशो में बहुत अच्छे से भी, बहुत महंगी वैल्यूशन भी दे 30 की भी,
तो भी 2400 रुपये का भाव होता है। तो मेरा जो पहला टारगेट है वो 2500 रुपये का, प्रीमियम वैल्यूशंस लोगे तो, और नॉर्मल जो वैल्यूशंस आ रही है उस पर भी 30 की वैल्यूशंस लोगे तो 2100-2200 का भाव आता है, क्योंकि कंपनी की एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है, कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, उन सबको कंसीडर करें। तो मुझे लगता है माई फर्स्ट टारगेट इज़ 2500 रुपीज़ एंड माई सेकेंड टारगेट इज़ 2100 to 2200 रुपीज़। 2500 रुपये 2600 रुपये का भाव तो मुझे लगता है किसी महीने आ सकता है, अगले महीने तक इसका भाव 2100 से 2200 रुपये आ सकता है, लेकिन ये ट्रेडिंग कॉल है इसलिए स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। तो 100 से 150 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने 300 छोड़िए 400 से 700 रुपये तक के प्रॉफिट इसमें कमाए जा सकते हैं। तो कुछ जो ट्रेडिंग कॉल्स होती हैं वो इन बेसिस पे होती है। इस प्रॉफिट के कंपोनेंट में भी अगर हम बात करें तो जब 31/12/2021 था पिछले साल, तब इसमें 3 करोड़ का एक्सचेंज लॉस था, यानी कि इस प्रॉफिट में भी 3 करोड़ का एक्सचेंज लॉस था, यानी कि लॉस लेने के बाद भी 902 करोड़ थी। और इस क्वार्टर में आप देखिएगा 46 करोड़ का फॉरेक्स गेन है। 46 करोड़ का फॉरेक्स गेन लाने के बावजूद भी अगर 46 करोड़ का फॉरेक्स गेन हटा दें, टैक्स एडजस्टमेंट हटा दें, तो 30 करोड़ के आसपास होगा, तो 270 है। तो रिजल्ट बेहद ही ख़राब है। और ख़राब इसलिए नहीं है कि भाई प्रॉफिट घटा है, ये मैं प्राइस के साथ इसको कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इट इज़ प्योरली ट्रेडिंग व्यू, मेरा ट्रेडिंग व्यू है। आप कोई भी डिसीजन ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, रिस्क हो सकता है। जो बातें मैंने आपके साथ बोली हैं विद सिमिलर लाइंस मैं ट्रेड ले सकता हूँ इस शेयर्स के अंदर, और मेरे अगर ट्रेड्स होंगे तो मैं सिमिलर लाइंस के ऊपर लूँगा जो लाइंस मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी वर्तमान में कोई भी पोजीशन नहीं है, और जो लोग FNO ट्रेड करते हैं वो लोग समझते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जो है रिस्की ट्रेड्स होते हैं। तो जिन लोगों को FNO की समझ हो, जो लोग मंदी बना सकते हैं, उनके लिए ये संदेश है। और मैं केवल एजुकेशनल पर्पज़ से बोल रहा हूँ। मेरे पास कल कम से कम 4 कॉल्स आई और उन 4 कॉल्स में यही सवाल था कि सर डिवीज़ लैब ले मैंने कहा डिवीज़ लैब ले मतलब बेच दो इस समय पे। तो मैंने कहा आपने कब लिया? बोले जी मैंने तो 4000 रुपये का ले रखा। मैंने कहा यार किसने? मैंने तो कभी सजेस्ट ही नहीं किया डिवीज़ लैब। बोलते जी नहीं आपने तो कभी नहीं किया, लेकिन हमने ले रखा है पहले। तो फिर जब हमने उसका गहन अध्ययन किया तो पता चला कि ये शेयर भी चप्पल बाबा का ही शेयर है। तो अब ये चप्पल बाबा के जो दूसरे शेयर्स के अंदर भी प्रहार होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे पर्सनली इसके बारे में ज़्यादा कुछ और नहीं बोलना है, बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल्स के ऊपर भी खूब प्रचार इसका किया गया, लेकिन इससे कब निकलना है वो आपको कोई नहीं बताता। भाई आपने एक बार शेयर ले लिया है, अब उसके फंडामेंटल्स ख़राब हो रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस डिटोरिएट हो रही है, तो बताने कौन आएगा? बताने कोई नहीं आएगा आपको। और मुझे लगता है कि जो है इसके हिसाब से भाई जिनके पास डिलीवरी है वो अपना विवेक यूज़ करो। तो मैंने तो अपने एजुकेशनल पर्पसेस से बता दिया। बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत क्लियर बोल देता हूँ, लेकिन सेम सवाल जो है आप मुझसे व्हाट्सएप पे या जो हमारे जो अल्फा में उसका जो सपोर्ट नंबर है उसको पूछते हैं, तो जवाब तो यार मैंने दे दिया। अब अपना दिमाग लगाओ ना, इतना तो मैंने तो इतना क्लियरली बोल दिया आपको। आप खुद भी समझ सकते हैं कि भाई क्या सिनेरियो इसके अंदर है। अब और अगर आपके पास कोई और इसके बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ और चीज़ें हैं जिससे आप ये जस्टिफाई करें कि नहीं सर ये प्राइस नहीं आएंगे, आपकी कोई कॉन्ट्रा व्यू है, तो वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर अवगत कराएं, जिससे कि मेरी नॉलेज भी अपडेट रहे। तो इस वीडियो के साथ मैं आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।